ये है लॉग 13 जनरेशन जो आपको एकदम लैपटॉप काफी बढ़िया मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लॉज भी हैं इसमें जो आपको बाय बटन पे क्लिक करने से पहले सोच लेना चाहिए। और ये लैपटॉप मैंने Lenovo से कस्टम बिल्ड कराया उनकी वेबसाइट के थ्रू, जहां पे आपको 13 जनरेशन का i5HX प्रोसेसर देखने को मिलता है जो मैंने अपग्रेड कराया है i7 वर्जन में। और जीपीयू में इसमें इनबिल्ट आपको 3050 RTX मिल रहा है, बट अगर आप थोड़े से पैसे वाले हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप 4050 ले सकते हैं, जो वर्कलोड के साथ यहाँ पे आपको गेमिंग भी काफी अच्छी दे देगा। एंड ये जो जीपीयू इसमें डला है वो RTX 3050 है, जो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा पुराना हो गया है क्योंकि Nvidia ने यहाँ पे नई 50 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। तो उसके मुकाबले में भी ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर सकता है वो भी उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये लैपटॉप ना मुझे खुद में ही थोड़ा सा कंफ्यूज सा लगा, क्योंकि यहाँ पे 50,000 की रेंज से ही आपको 1,20,000 तक जा सकता है। मतलब अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग वर्जन यहाँ पे Lenovo ने दे रखे हैं। RTX 3050 वाला वर्जन आपको Amazon पे 75,000 का देखने को मिल रहा है, और वहीं 4050 अगर आप लेंगे तो आप ये ध्यान रख लेना कि वहां पे आपको 12 जनरेशन मिलेगा Amazon पे। और ये वाला मॉडल मैंने यहाँ पे CPU को ज्यादा अपग्रेड किया है क्योंकि मेरे को गेमिंग इतनी ज्यादा करनी नहीं थी इस पे, तो इसलिए मैंने CPU को अपना i7 अपग्रेड कर दिया है। और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो उसको अनबॉक्स नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपको एक अपना बीस्ट लैपटॉप देखने को मिल रहा है, उसके साथ आपको 170 वॉट्स का अडेप्टर देखने को मिलेगा और कुछ पुस्तकें आपको साथ में मिल जाएंगी। लैपटॉप के लेफ्ट साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन राइट साइड पे आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं, जैसे USB Type-C 3.2 Gen 1 आपको देखने को मिल रहा है और USB Type-A देखने को मिल रही है, और कैमरा शटर बटन देखने को मिल रहा है जो इंटरनली आपके कैमरा को लॉक कर देता है, और हेडफोन जैक भी दे रखा है गेमिंग करने के लिए। लेकिन असली माल तो पीछे छुपाया हुआ है, जहां आपको एग्जॉस्ट वेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां से की हीट यहाँ पे निकल जाती है, और इसमें हाइब्रिड कूलिंग चेंबर सिस्टम डाला है जिससे कि आपकी ना कूलिंग यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है क्योंकि आप वन हैंडेडली इसको आराम से ओपन कर सकते हो, एंड ये 180 डिग्री तक यहाँ पे स्क्रीन पीछे जा सकती है। ऊपर आपको लॉक की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है और कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रीन के फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे काफी कम लग रहा है, एंड वहीं पे कीबोर्ड की बात करें तो वो भी थोड़ा सा कम ही है। अब देखो क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो गई ना। और इसकी वेट की बात करें तो 2.8 kg तक का ये हो सकता है, बट अगर आप अडेप्टर लेके साथ में बैग लेके घूम रहे हैं तो ये 3 kg तक का बन जाएगा। अब गेमिंग लैपटॉप है तो इतना वेट तो होना ही था ना। तो अब थोड़ा सा स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको i5 एंड i7 वर्जन मिल जाएंगे 13 जनरेशन के। उन दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। एंड वहाँ पे कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 14 कोर्स देखने को मिल रही है, 20 थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको 6 परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिल रही है एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स। और जो 13 जनरेशन के प्रोसेसर है ना वो काफी हाइब्रिड मॉडल पे काम करते हैं, जैसे कि अगर आप प्रोडक्टिविटी काम कर रहे हैं तो ज्यादा सीपीयू को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आप वहाँ पे गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग वाले जीपीयू को प्रायोरिटी दी जाएगी। वाईफाई 6 वर्जन देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.2 HX सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, तो ये काफी ज्यादा हेवी टास्क को आराम से हैंडल कर सकता है। और 95 की TGP आपको देखने को मिल रही है RTX 3050 पे, जो 6GB की रैम के साथ आ रहा है। बेस वेरिएंट में आपको 512GB की SSD देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो M2 की स्लॉट्स में, जो यहाँ पे 2TB तक जा सकते हैं। 16GB की इसमें रैम मैंने इंस्टॉल कराई है, बट इसको आप यहाँ पे 32GB तक ले जा सकते हो, कंपनी ऐसा बोल रही है, बट आप 64GB तक भी रैम को अपग्रेड कर सकते हो। अब देखो सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती, तो 2-3 चीजें ऐसी है जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगा। अब देखो पहले इशू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 3D रेंडरिंग कर रहे हो, मैं जैसे यहाँ ब्लेंडर में कर रहा था, तो वो लाइट प्रोजेक्ट्स को तो काफी आराम से हैंडल कर रहा है, बट अगर यहाँ पे आप हैवी प्रोजेक्ट इस पे डाल देते हो तो जो ब्लेंडर है वो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा एंड लैपटॉप भी थोड़ा सा लैग फील होने लगेगा, जिसकी वजह से फिर मेरे को ब्लेंडर को रीस्टार्ट करना पड़ा। एंड जब मैंने रीस्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था एंड लैग फील हो रहा था। बट वहीं अगर आप अपने जीपीयू को अपग्रेड करा लेते हैं 4050 में, तो ऐसे इशू मेरे को नहीं लगता आने चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर लाइट प्रोजेक्ट है आप ब्लेंडर के यूज कर रहे हैं तो वो काफी आराम से ये हैंडल कर लेगा, बट हैवी प्रोजेक्ट में थोड़ा सा लैग हो सकता है 3050 वर्जन पे। के साउंड लेवल्स है ना वो काफी ज्यादा कम लग रहे हैं मेरे को इस वाले मॉडल पे, एंड मैंने इवन एआई वाले इनबिल्ट टूल्स को यहाँ पे यूज किया तो वो भी उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, उल्टा ज्यादा साउंड खराब हो गई। अब आप कहेंगे कि यार मेरे मॉडल में तो ऐसा नहीं है, तेरे मॉडल में कुछ खराबी है। मेरे लैपटॉप में तो ये साउंड लेवल का इशू आ रहा है, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको रेडिट पे देखने को मिल जाएंगे जिनका यही सेम इशू आ रहा है। एट द एंड हुआ क्या कि मुझे एक ऑनलाइन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डालना पड़ा, जिसकी वजह से फिर मेरी साउंड लेवल काफी अच्छे हो गए, क्योंकि इसमें आपको डुअल 2 वॉट्स के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। और बैटरी ड्रेन का इशू भी यहाँ पे कई लोग बोल रहे थे ऐसा, बट मेरे को ऑन बैटरी अगर बात करें तो 1-2 घंटे का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, बट अगर आप चार्जर लेके साथ में घूम रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आराम से चला देगा। अब देखो गेमिंग लैपटॉप है तो इसके बेंचमार्क्स के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है 3D मार्क टाइम्सपाई के स्कोर, जो ओवरऑल काफी अच्छे स्कोर्स आए हैं। सीपीयू की बात करें तो काफी बढ़िया स्कोर्स लग रहे हैं, एंड जीपीयू की बात करें तो काफी डिसेंट लेवल के स्कोर्स हैं। नेक्स्ट बात करें तो Geekbench 6 के स्कोर हैं, जो यहाँ पे सिंगल एंड मल्टी कोर के आप सामने देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वल्कॉन के स्कोर्स हैं जो Geekbench 6 के हैं। उसके बाद यहाँ पे OpenCL के स्कोर्स हैं जो यहाँ पे जीपीयू के लिए काफी रेलेवेंट स्कोर्स होते हैं यहाँ पे Geekbench 6 की तरफ से। लास्ट है हमारा Cinebench 24, जो यहाँ पे सारे टेस्ट हमने किए हैं, मल्टी कोर, सिंगल कोर एंड
एंड जीपीयू के टेस्ट, यहाँ पे सारे स्कोर्स आपके सामने देख पा रहे होगे। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे 4K 60 FPS की फुटेज को मैंने यहाँ एडिट करके देखा, तो यहाँ पे ऐसा कोई मेजर लैग देखने को नहीं मिला। ऑन बैटरी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए पावर अडेप्टर लगा लेना। कोडिंग आप आराम से कर सकते हो एंड ट्रैक पैड भी काफी अच्छा लग रहा है मल्टीटास्किंग जेस्चर्स के लिए। अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गेमिंग टेस्ट भी इसका करके देख लेते हैं। और मैंने जितनी भी गेम्स यहाँ पे ट्राई आउट किए वो फुल HD और उससे भी हायर सेटिंग्स पे ट्राई कर रहा हूँ। GTA 5 को हम वेरी हाई सेटिंग पे चला के देख रहे हैं, जहाँ पे अराउंड हमें 130 से 150 FPS के देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए 11 GB की रैम कंज्यूम कर रहा है, जहाँ पे हमें CPU और GPU के टेम्परेचर भी जो है काफी ज्यादा नॉर्मल ही लग रहे हैं। तो वेरी हाई सेटिंग्स पे 1080p पे ये काफी आराम से हैंडल कर पा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हिटमैन 3 की, जहाँ पे आपको 80 FPS मिल रहा है, जहाँ पे CPU और GPU के टेम्परेचर भी जो है ना काफी ज्यादा नॉर्मल ही लग रहे हैं, इतना कुछ ज्यादा हाई टेम्परेचर्स नहीं आ रहे हैं, काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं GPU के टेम्परेचर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे थोड़ी हैवी गेमिंग की, जैसे RDR2, जिसको हम यहाँ पे 1080p पे हाई सेटिंग्स पे रन कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 50 to 60 FPS के बीच में ऑन एन एवरेज, जिसमें DLSS को मैंने यहाँ परफॉर्मेंस पर ऑन कर रखा है, जिससे कि गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है एंड काफी ज्यादा फ्लुएंट लग रही है गेम ऑलरेडी। और RTX 3050 की अगर बात करें तो काफी डिसेंट लेवल की आपको फुल HD डिस्प्ले पे आपको दे देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 4050 वाले वर्जन पे जाते हैं तो काफी अच्छी गेमिंग भी आपको दे देगा ये लैपटॉप। लेकिन अगर आप यहाँ पे AAA टाइटल्स को मीडियम सेटिंग्स पे चलाते हैं तो काफी आराम से चल पा रही है। जैसे आप थोड़ी हायर सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे लैग भी देख सकते हो और थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप भी देख सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे फुल साइज का कीबोर्ड देखने को मिल रहा है और जो कीज भी है ना वो थोड़ी सी कर्वी है, जिससे कि टाइपिंग फील काफी अच्छी लग रही है। उसी के साथ आपको यहाँ पे फुल्ली क्लिकेबल ट्रैक पैड देखने को मिल रहा है, जो आपके जेस्चर्स और मल्टीटास्किंग को आराम से कर सकते हो। अब देखो गेमिंग टेस्ट के बीच में मैंने यहाँ पे ना टेम्परेचर भी चेक किया, तो वो एवरेज अराउंड 40 डिग्रीज आ रहा था, तो इतना तो नॉर्मल चलता है गेमिंग लैपटॉप पे। और कीबोर्ड पे ना यहाँ पे आप को-पायलट का एक डेडिकेटेड बटन देख पा रहे होगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने GPT-4 वर्जन इसमें डाल रखा है, जो आप यहाँ पे इमेज जनरेट के लिए यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी सिस्टम या स्क्रीन पे एरर आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हो को-पायलट के थ्रू। डिस्प्ले में आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रही है। एंटी ग्लेयर का यहाँ पे आपको पैनल देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगा एंड 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है एंड 100% sRGB डिस्प्ले, जो काफी तगड़ी लग रही है इस लैपटॉप के लिए। दो टाइप A के पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एक HDMI का पोर्ट देखने को मिल रहा है, एक आपको ईथरनेट पोर्ट देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ आप पावर इन पोर्ट में देखने को मिल रहा है। अब देखो फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे ये काफी अच्छा एक CPU लैपटॉप मैं बोलूंगा, जो अगर आप GPU में भी अपग्रेड ना कराए ना तो भी ये काफी अच्छा CPU पावरफुल लैपटॉप है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की गेमिंग करनी है तो 4050 वाले RTX वर्जन पे आप जा सकते हो। फिर भी आपको RTX 3050 के बेस वेरिएंट में आपको काफी अच्छी गेमिंग डिसेंट लेवल की मिल जाएगी। सो फाइनल डाउन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे फर्स्टली आपको साउंड लेवल का इशू देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे वर्जन में देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे आपको बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिल सकता है, कई लोगों को बोलना ऐसा है। एंड तीसरा यहाँ पे आपको जो है ब्लेंडर अगर आप यूज करने वाले 3D रेंडरिंग के लिए तो उसमें भी थोड़ा सा ये लैग फील कर सकता है। और अगर आपको 170 वॉट्स का अडेप्टर नहीं चाहिए, उससे हायर लेवल का चाहिए, तो वो भी आप अपग्रेड करवा सकते हो लेनोवो के थ्रू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।